सुनो यार, बात नहीं करना, सुनना ध्यान से सारी बातें, ठीक है। जो पहली क्लास थी उस पहली क्लास में मैंने क्या बताया था, इंट्रो बताया था पूरा कि इतिहास का नामकरण किसने किया है और जिसने नामकरण किया है वो कहाँ के रहने वाले हैं, ये सारी बातें हमने वहां कर ली थी। अभी जो बात करनी है, अब सेकंड क्लास में हम ये देख रहे हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के सोर्स। इसका मतलब है इतिहास को आप कैसे जानते, इतिहास को जानते हैं किन किन चीजों से जानते हैं। तो यहाँ पर ना इतिहास को जानने के बहुत से सोर्स हैं, बहुत सारे, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए यहाँ दो सोर्स, उतने सारे सोर्स को किस में रख दिया, दो सोर्स में। और वो दो सोर्स कौन से हैं, एक है हमारा पुरातात्विक सोर्स यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, और एक है साहित्यिक सोर्स, ठीक है। तो इस पूरे चार्ट को आप देखो, पुरातात्विक सोर्स में मैंने लिखा है अभिलेख, स्मारक एवं भवन, दिख रहा है सबको पीछे तक दिख रहा है सारा, स्मारक एवं भवन, सिक्के, मूर्तियां, चित्रकला, मोहरे, जल्दी आओ। पढ़ने दो, एक आध चीजें ऐसी भी जाती है कि बच्चों के लिए भी तो होनी चाहिए कुछ चीजें, ये थोड़ी है कि हम ही डालते हैं, तुम्हारी भी आवाज आ जानी चाहिए, तो मैं सबको इधर ले आऊंगा। ये देख रहे बच्चे हमारे, चलो तो हमें कैसे जानना है इसको, पुरातात्विक सोर्स में और साहित्यिक सोर्स में। पहले तो अपने मन में दो बातें बताओ कि अगर हमें इतिहास को जानना है तो हमारे पास दो दो पोर्शन है, एक पुरातात्विक पोर्शन और एक साहित्यिक। साहित्यिक पोर्शन के अंदर ना बुक्स आती हैं, ये बुक्स से जो हमें नॉलेज मिली है, ठीक है। और पुरातात्विक सोर्स में क्या आते हैं, जो मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे अभिलेख है, अभी अभिलेख को बताओ। देखो ये समझ में आ रहा होगा, स्मारक और भवन मतलब कि सिंबल्स और बिल्डिंग्स, उनसे भी हमें पता चल सकता है। सिक्के, अगर पहले के कोई सिक्के होंगे, कॉइन्स होंगे, उनसे भी हमें पता चल सकता है। मूर्तियों से भी हमें पता चल सकता है, चित्रकला से भी और मोहर से भी। इसका मतलब ये है, अगर ये पुरानी चीजें हैं तो हम ये बता सकते हैं भाई ये उस समय की चीज है और उसके काल की है, यानी जिसने जो सिक्का बनवाया होगा उस पर उसका नाम तो होगा। अब आप देखो, जैसे आज नोट बनता है और नोट पे किससे साइन होते हैं, आरबीआई के गवर्नर के। तो अगर उर्जित आर पटेल गवर्नर थे तो उनके हस्ताक्षर, अगर शक्तिकांत दास गवर्नर थे तो उनके हस्ताक्षर। अब चेंज हो गए हैं जो गवर्नर, अरे क्या बात, तो संजय मल्होत्रा, उनके हस्ताक्षर। तो इसका मतलब अगर आज का नोट देखोगे तो उस पर किसके हस्ताक्षर होंगे, संजय मल्होत्रा। कुछ साल पहले का देखेंगे तो शक्तिकांत दास। तो उस नोट को देखकर आप ये नहीं बताओगे ये शक्तिकांत दास द्वारा निकाला गया नोट था। तो ऐसे सिक्कों से भी हम कब बताते हैं कि किस सन का सिक्का है ना। तो इतिहास को जानने के सोर्स में हमने दो सोर्स रखे, एक पुरातात्विक और एक साहित्यिक। तो पहले आप पुरातात्विक के एक एक चीज को समझो, जब पुरातात्विक को समझ जाएंगे फिर हम इस चार्ट को कवर करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर ना ये कुछ लिख रखा है, ये पांडुलिपि है, ये क्या है, पांडुलिपि। अब मैंने बोला पांडुलिपि, तो ये भी तो समझ में आना चाहिए पांडुलिपि होती क्या है, बोल तो दिया पांडुलिपि, तो पता भी तो चले पांडुलिपि होती क्या है। तो पांडुलिपि को देखेंगे और फिर मैंने बोल दिया पुरातात्विक सोर्स यानी पुरातात्विक बर्तन। तो बर्तन तो समझ में आ रहा है लेकिन पुरातात्विक नहीं समझ में आ रहा, आर्कियोलॉजी नहीं समझ में आ रहा, तो आर्कियोलॉजी को भी समझ लेते हैं और हम पांडुलिपि को भी समझते हैं। तो इन छोटे छोटे वर्ड्स का महत्व होता है। देखो ध्यान से, यहाँ से प्राचीन इतिहास को जानने के सोर्स दो भागों में बांटा है, एक है पुरातात्विक स्रोत और एक है साहित्य। पुरातात्विक में देखो मैंने सिक्के बनाए हैं, यानी कि कुछ सिक्कों से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, इतिहास के बारे में। और यहाँ पर मैंने बुक बनाई है और बुक का नाम देखो क्या लिखा है, कलहंस राज तरंगिणी, यानी कि कलहन की राज तरंगिणी। कई बार तो यही क्वेश्चन पूछ रखा है, राज तरंगिणी किताब किसकी है, तो कलहन की। तो बुक से भी हमें इतिहास के बारे में नॉलेज होती है और इन सोर्स से भी हमें इतिहास के बारे में नॉलेज होती है। और इतिहास के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्टोरियोग्राफी, हिस्टोरियोग्राफी। अभी ग्राफी जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो वहां इन सबको क्लियर करूंगा, ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझे, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज हिस्टोरियोग्राफी। तो इतिहास के अध्ययन को हम ये कहते हैं। कितने भागों में बांटा है हमने, तो दो भागों में। किससे जानेंगे, या तो इससे जानेंगे या इससे जानेंगे। नेक्स्ट देखो कि किसको क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजी। अभी इस पे नहीं आएंगे, अभी आर्कियोलॉजी पे आएंगे।
पुरातत्व, इसको छोड़ के पहले मेरी बात समझना, फिर पुरातत्व पे आएंगे। जो पुरानी चीजें हैं हमारी, जो हमारे अतीत की चीजें हैं, जैसे कोई बिल्डिंग है और वो आज टूट फूट गई, छोटी हो गई है, जैसे कुछ जानवरों के अवशेष हैं, हड्डियां हैं कुछ जानवरों के, कुछ पुराने बर्तन हैं, यानी कि पुरानी फिजिकल चीजें, पुरानी फिजिकल चीजें, इनके बारे में रिसर्च करना ही पुरातत्व कहलाता है। तो पुरातत्व, आर्कियोलॉजी का मतलब है जब आप किन्हीं पुरानी चीजों के बारे में जानते हैं, वो है पुरातत्व। आया समझ में? पुरानी चीजों के बारे में, हमारे अतीत के बारे में जानना, वो है क्या? पुरातत्व। और अतीत का मतलब क्या है? अतीत में बिल्डिंग्स भी होंगी, ऐसे तो यानी लोग घरों में नहीं रहते होंगे, तो उन घरों के बारे में जानना। वो लोग कहाँ पे अपना अन्न रखते थे, उस अन्न पे, अन्न का हमने देखा कि अन्नागार, अन्नागार दैट मीन्स कि अन्न को रखने का, जैसे आज आपने बना रखे हैं कि भाई इतने बड़े बड़े ड्रम बना लेते हैं, इसमें चावल रख रहे हैं, इसमें दाल रख रहे हैं, ऐसे करके ना। तो पहले वो बड़े बड़े कारखानों में बहुत सारा गेहूं एक साथ रख दिया। जैसे आज हम, अगर जो गांव के लोग हैं वो अच्छे से जानते होंगे, भाई गाय भैंस को खिलाने के लिए चारा रखते हैं, तो चारे का पूरा एक कमरा बना रखा होता है। समझ में आ रहा है? तो जो कमरा होता है, उस कमरे से पता चलता है कि भाई ये गाय के चारे का कमरा था। तो जो पुरानी चीजें हैं, वो पुरानी चीजों में बिल्डिंग्स भी होंगी, उन पुरानी चीजों में सिक्के भी होंगे, खुदाई करके कुछ ऐसा देखा कि खुदाई में कुछ निकला होगा। जब हम पुरानी चीजों के बारे में जानना शुरू करते हैं, तो उन्हीं पुरानी चीजों के अध्ययन को कहते हैं पुरातत्व। उन्हीं पुरानी चीजों के अध्ययन को कहते हैं पुरातत्व। अब यहाँ से पहले के मानव और उनकी गतिविधियों के भौतिक अवशेष, भौतिक अवशेष मतलब कि वही उनके फिजिकल जो रेसिडुअल पार्ट्स थे, जो फिजिकल चीजों की कट छट के बच गई थी, है ना, जो विद्यमान रह गई। कुछ तो ऐसे होते लुप्त हो जाती हैं, कुछ तो ऐसे होते पता ही नहीं चलता, भाई दब जाती है या टूट जाती है या वही पृथ्वी में ही विलीन हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसी होती है जो बची रह जाती हैं। तो जो बची हुई चीजें हैं, उन बची हुई चीजों को देख करके हम क्या बताते हैं कि इस समय का है, तो उसी को हमने कहा पुरातत्व। एक बार आप पूरी डेफिनेशन पढ़ो। पहले के मानव और उनकी गतिविधियों के भौतिक अवशेष, जैसे मिट्टी के बर्तन, जैसे गहने, पत्थर के औजार और बहुत सारी चीजें, इन सब का अध्ययन ही क्या है? पुरातत्व है। इन सब का अध्ययन, तो इसका मतलब पुरातत्व का मतलब है पुरानी चीजों का अध्ययन। समझ में आया? अब इन पुरानी चीजों का अध्ययन जो कर रहा है, उसको बोलते हैं पुरातत्वविद या आर्कियोलॉजिस्ट। तो जो पुरानी चीजों के अध्ययन के बारे में हमको बता रहा है, वो है आर्कियोलॉजिस्ट। इसलिए मैंने इन महाराज की यहाँ पर क्या लगाई है? फोटो। ये है दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी। जब मैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो पढ़ाना शुरू करूंगा, तब इन सब की इमेज दिखाऊंगा। तो ये पुरातत्वविद हैं, जिन्होंने हमें किसके बारे में बताया? जिन्होंने हमें पुरानी चीजों के बारे में बताया। समझ में आया? आ गया। चलो सुनो ध्यान से आप, तुम लोग। तो जो पुरानी चीजों के बारे में हमें बताने वाले व्यक्ति थे, उन्हें कहते हैं पुरातत्वविद कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। अब आपके दिमाग में बात आनी चाहिए, क्या? पुरातत्व वस्तुओं अर्थात, ऊपर भी लिखा हुआ है इंग्लिश वालों के लिए, मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश वाले यहाँ पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं मुझे पढ़ने नहीं आती, मतलब हिंदी में, है ना। तो पुरातत्व वस्तुओं अर्थात अतीत में बनी वस्तुओं का, पुरातत्व का मतलब है जो पास्ट में बनी। अच्छा, अतीत जो वर्ड है ना बेटा, यहाँ पे ये बहुवचन वर्ड है। कभी अगर आपने 6th की एनसीईआरटी पढ़ी हो, तो वहां पे लिखा होता है हमारे अतीत, उसका मतलब क्या है? कभी ऐसे कहते हैं हमारा अतीत, हमारे अतीत, यानी कि अतीत जो है अपने आप में बहुवचन शब्द है। तो अर्थात अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है, आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है। पुरानी चीजों का अध्ययन करना आर्कियोलॉजी, और इन चीजों के बारे में बताने वाला आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने सबके बारे में हमें बताना शुरू करा। इसने पत्थर के बारे में, ईंटों से बनी इमारतों के बारे में, अवशेषों के बारे में, मूर्तियों के बारे में सबका अध्ययन करा, और हमें बताया कौन सी चीज किस कालखंड की। उससे हमें पता चला, अरे हाँ, इससे तो हम बता सकते हैं कि आदि मानव के समय के औजार है। जब मानव का विकास स्टार्ट हुआ तो गेहूं के साक्ष्य मिले, और विकास होना स्टार्ट हुआ तो बर्तन के साक्ष्य मिले, और विकास स्टार्ट हुआ तो घर मिलने स्टार्ट हुए, और विकास हुआ तो जो नालियां हैं वो पक्की नालियां मिलनी स्टार्ट हुई। तो इन्होंने तो बताया
जब काम करना शुरू करे, है ना। साथ ही साथ इन्होंने औजारों के बारे में, हथियारों के बारे में, आभूषणों के बारे में, सिक्कों के बारे में छानबीन करी, खुदाई करी, उस खुदाई से जानकारी ली। तो फिर हमें बताया, आर्कियोलॉजिस्ट बता रहे हैं हमें किसके बारे में, आर्कियोलॉजी के बारे में। बात क्लियर हो रही है बच्चों सबको। आगे जानवरों की भी इन्होंने रिसर्च करी, हड्डियों की, मछलियों की हड्डियों की, इन सब का। इससे उन्होंने ये बताया कि हमारे जो पूर्वज थे वो खाते क्या क्या थे। तो ये भी पता चला कि भाई वो मछली खाते थे या वो कौन सा जानवर खाते थे, इस तरीके से। तो उनके खान पीन के बारे में बताया, रहने सहने के बारे में बताया, खान पीन के बारे में बताया। तो अब आपको दो वर्ड समझ में आए कि पुरातत्व क्या है और पुरातत्वविद क्या है, आर्कियोलॉजी क्या है और आर्कियोलॉजिस्ट क्या है। आर्कियोलॉजी चीजों का अध्ययन करना और आर्कियोलॉजिस्ट उस अध्ययन को करने वाला। पुरानी चीजों का अध्ययन करना पुरातत्व और उसके अध्ययन के बारे में बताने वाला पुरातत्वविद। क्लियर हुआ, ठीक से समझ में आया। तो अब ये दोनों वर्ड समझ में आ गए। और ये व्यक्ति है दयाराम साहनी, जिन्होंने, अभी बताऊंगा जब मैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पढ़ाऊंगा तो वहां पर फिर इनकी इमेज देखेंगे। इमेज देखा चलता है क्या होता है, ये पता चलता है यार ये व्यक्ति मोटे से थे, मूछ रखी हुई थी, वो थे दयाराम साहनी, है ना। तो इन्होंने किसके बारे में बताया हमें, इतिहास के बारे में। तो ये है आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो किसके बारे में बता रहे थे, ये हड़प्पा के बारे में उन्होंने हमें जानकारी दी थी। हड़प्पा कहाँ पड़ता है, ये सारी चीजें मैप से कराऊंगा तुम लोग, ऐसे नहीं है कि सिंपल। पहले जब व्हाइट बोर्ड था हमारा तब बहुत सारी चीजें बना देते थे और कुछ आलस के कारण नहीं बना पाते थे। लेकिन अब इस बोर्ड से फायदा ये है कि आप सारी चीजों को विजुअल करके हर एक चीज को पढ़ते हुए निकलेगा खूब अच्छे ढंग से। समझ में आया यहाँ तक का। चलो तो इन्हें फिरने चले जाते हैं और आगे देखते हैं। अरे यार छोटे कर दिए हमने। चलो अब एक बार आप फिर अपना चार्ट दें, क्या कह रहा है। भारत को जानने के सोर्स में लिखा है पुरातात्विक सोर्स। अब पुरातात्विक मतलब वही पुरानी चीजें, और उस पुरातात्विक चीजों में अभी मैंने बताया क्या पुरातत्व और क्या पुरातत्व। तो पुरातात्विक क्या हो गई, पुरानी चीज। उस पुरानी चीजों में क्या मिलते हैं हमें, फिजिकल चीजों का अध्ययन करना, जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो फिजिकल चीजें, उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, पुरातत्व। और वही सोर्स बने इतिहास को जानने के, जिसमें से लिखा है एक अभिलेख। अब जैसे यहाँ अभिलेख आया तो पहले आप इसे भी समझ लो कि अभिलेख क्या, फिर मैं आगे इस वाले चार्ट को पूरा करता हूँ, ठीक है। अभिलेख से पहले आप समझो पांडुलिपि को, फिर मैं अभिलेख को समझा। पांडुलिपि क्या है, पहले लिपि देख लो, स्क्रिप्ट या लिपि। जब हम कुछ भी लिखते हैं, जब भी आप कुछ लिखोगे तो हमें किसी लिपि का, किसी स्क्रिप्ट का यूज करना होता है। और लिपि जो बनती है वो अक्षरों और संकेतों से बनती है। जो पुरानी लिपियां थी, जैसे मैं ब्राह्मी, ख्रोष्टी, आर्मेक, इन लिपियों के बारे में बताऊंगा जब जहां जहां ये आएंगे। अभी फिलहाल लिपि समझेंगे, लिपि यानी कि स्क्रिप्ट समझेंगे। आपको लिखने के लिए कुछ अक्षर चाहिए होते हैं या कुछ संकेत चाहिए होते हैं। जैसे अगर आप ट्रैफिक में जाते हो तो संकेत ही तो बने हुए होते हैं, तो वो भी तो एक लिपि है जिसे आप देख के पहचान गए। तो लिपि क्या होती है, मतलब कि आपको लिपि लिखने के लिए या तो कुछ अक्षर चाहिए होंगे या संकेत चाहिए होंगे। तो अक्षरों और संकेत का मिला जुला रूप ही क्या है, लिपि। क्लियर हो रहा है, अक्षरों और संकेतों का मिला जुला रूप क्या है, लिपि। क्लियर हो गया, स्क्रिप्ट समझ में आई कि when we write something we use a script. Scripts are made up of letter and symbols. तो इनका मिक्सचर ही क्या है, स्क्रिप्ट है। क्लियर हो रहा है। अब इधर आओ, पांडुलिपि या उसको इंग्लिश में बोलते हैं मनुस्क्रिप्ट। पांडुलिपि देखो, जो पुस्तक हाथ से लिखी जाती थी उन्हें पांडुलिपि कहते थे। जो पुस्तक हाथ से लिखी जाती थी। मेन चीज यहाँ पर यह है कि पहले क्या होता था, जैसे ताड़ का पेड़ है या कोई वृक्ष है, उस वृक्ष के पत्ते तोड़ लिए, उन्हें सुखा लिया और उन पे लिख रहे हैं पत्तों पे, या वृक्ष की छाल तोड़ ली और छाल पे लिख रहे हैं। वृक्ष की छाल देखो ना, जैसे वृक्ष है पूरा का पूरा, उसकी छाल हट जाती है, तो छाल हटा ली, छाल को पीस कर लिए, काट लिया छाल को वृक्ष की, और काट करके उस पे लिखना शुरू करा और उससे बंडल से बना दिए, छेद करके बंडल बना दिया और वो एक किताब बना दी। तो पांडुलिपि का मतलब होता था वृक्षों पर लिखी गई हाथ की लिखावट थी पांडुलिपि। समझ में आया, जो वृक्षों की छाल पे हाथ से लिखा जाता था वही होती थी पांडुलिपि। तो एक ये वृक्ष, ये एनसीईआरटी का चित्र है, सीधा सीधा वही क्या दिखा रहे, एक वृक्ष की छाल पर क्या लिख रखे हैं, हाथ से लिखावट है, और यही आपकी पांडुलिपि। तो पांडुलिपि समझ में आई क्या होती है, पांडुलिपि वृक्षों की छाल पर हाथ से लिखी गई लिखावट ही पांडुलिपि है। कोई डाउट किसी बच्चे को, क्लियर हुआ। पुरातत्व क्या था, पुरातत्वविद क्या है,
आर्कियोलॉजी क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट क्या है। अभिलेख नहीं बताया, अभी पांडुलिपि बताइए, लिपि बताई और पांडुलिपि बताई। पांडुलिपि समझ में आई, वृक्षों की छाल पर लिखी गई चीजें जो हाथ से लिखी हैं वही थी हमारी पांडुलिपि। अब जरा समझे, ये पांडुलिपि बारिश हुई, आंधी आई, तूफान आई तो खराब हो जाती थी, उड़ जाती थी, भीग जाती थी, खराब हो जाती थी, गल जाती थी, है ना। पांडुलिपि ऐसे हो जाती थी। इसलिए धीरे धीरे जैसे विकास हुआ तो फिर कहा यार अभिलेख लिख लेने चाहिए। अब अभिलेख क्या होते हैं उसको समझो। एक पॉइंट ऐड कर दिया, इतिहासकार। ये तो सिंपल आप लोगों को पता ही होता है कि अतीत का जो अध्ययन करता है उसे इतिहासकार कहते हैं। इसको तो जरूरत नहीं है इतना समझने की, सिंपल भाई अतीत के बारे में जो बता रहा है वो इतिहासकार हो गया। ऐसे एक पॉइंट ऐड कर देता। अभिलेख देखो, ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु पर लिखे जाते हैं, ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु पर लिखे जाते हैं क्या कहलाते हैं, अभिलेख कहलाते हैं। अब अंतर समझ में आया, पांडुलिपि वृक्षों की छाल पर और अभिलेख या तो पत्थर पर या धातु पर या कागज पर। तो पत्थर और धातु पे लिखे जाते थे अभिलेख, समझ में आ रहा है। और शिलालेख सिर्फ और सिर्फ पत्थर पर, शिला मतलब पत्थर, तो जो पत्थर पे लिखे जाते थे वो शिलालेख। नहीं आया समझ में। अब पांडुलिपि भी समझ में आई, अभिलेख धातु या पत्थर, शिलालेख सिर्फ पत्थर, समझ में आया। इस अभिलेख के साथ एक चीज यहीं पे आप कवर कर लो, देखो मैंने यही बताया, लिपि वहां बताई थी, यहाँ भाषा लिखी हुई है, इसे थोड़ी देर में पढ़ेंगे, पहले अभिलेख को समझो। सबसे पुराना अभिलेख, अब जैसे मैंने यहाँ लिखा, आप लोग इसे ऑब्जेक्टिव में पढ़ते हैं कि सबसे पुराना अभिलेख भारत में किसका है, तो भारत में सबसे पुराना अभिलेख है किसका, अशोक, ठीक है, जो किसमें लिखा था, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था, ठीक है, अशोक का अभिलेख। और जो अशोक का अभिलेख था, उस अशोक के अभिलेख को पढ़ा था किसने, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अब तुम्हें ये भी पता है कि अशोक का अभिलेख जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, और अभिलेख किस पे लिखे जाते थे, धातु पे या पत्थर पे। तो यहाँ पे अभिलेख वर्ड से तुम्हारे दिमाग में आ गया, ठीक है अभिलेख धातु या पत्थर, तो इस अभिलेख ने तुम्हें इस तरीके से पढ़ने के लिए मजबूर किया कि अब तुम अभिलेख के बारे में जानते हो। तो सबसे पुराना अभिलेख मध्य एशिया के बोगस कोई नामक स्थान से, मध्य एशिया में एक जगह पड़ती है बोगज कोई, ठीक है, उस बोगज कोई से एक अभिलेख मिला था 1400 बीसी, और बीसी का मतलब मैंने पहली क्लास में पढ़ा है बिल्कुल अच्छे ढंग से। एडी किसे कहते हैं, बीसी किसे कहते हैं, सब बता रखा है ना। तो 1400 बीसी यानी कि ईसा पूर्व, 1400 ईसा पूर्व कहां पर, मध्य एशिया में क्या मिला, बोगस कोई नामक स्थान से एक अभिलेख मिला था। तो सबसे पुराना अभिलेख अगर पेपर में आता है कि सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है, तो आप बताएंगे मध्य एशिया का बोगस कोई अभिलेख। समझ में आया, सबसे पुराना अभिलेख मध्य एशिया का बोगस कोई अभिलेख कब का है, 1400 बीसी पुराना है। जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो उसमें सारा बताऊंगा, सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया क्या है, साउथ ईस्ट एशिया क्या है, ईस्ट एशिया क्या है, वेस्ट एशिया क्या है, तो एशिया का पूरा मैप समझाऊंगा। अभी इतना, मध्य एशिया के बोगस कोई नामक स्थान से पहला अभिलेख मिला था। यही लिखा हुआ है, भारत के सबसे पुराना अभिलेख 300 बीसी का है। अब बीसी फिर समझ में आ गया होगा, है ना, 300 बीसी का है, जो अशोक के अभिलेख हैं। ये किसके हैं, अशोक के। अशोक को आप पढ़ाएंगे, प्राचीन भारत में आ गया है अशोक, जो अशोक के अभिलेख हैं। और अशोक के अभिलेख को 1837 में किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप। कहाँ के थे, कहाँ के थे, इंग्लैंड के जेम्स प्रिंसेप, है ना। तो इन्होंने पढ़ा था, ये है जेम्स प्रिंसेप। 1837 में ही पढ़ा, पेपर में क्वेश्चन आता है कि अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला व्यक्ति तो कौन थे, जेम्स कौन थे, ये जेम्स प्रिंसेप। बताया जाता है कि लगभग ये वाराणसी में रहे, बनारस है ना, वहां पे रहे। तो भारत के बारे में अशोक के अभिलेख पढ़ रहे हैं तो भारत में भी तो रहे होंगे, तो जेम्स प्रिंसेप वो व्यक्ति जिन्होंने अशोक के अभिलेख पढ़े। अब अगर कोई भी आप अभिलेख पढ़ोगे तो तुम्हें देखो, तुम्हें अभिलेख का मतलब पता है, और फिर जब तुम उसे पढ़ रहे हो तो नॉलेज के साथ पढ़ो, तुम रट नहीं रहे, अभिलेख इसने पढ़े, ये इसने करा, पांडुलिपि इसने करी, पुरातात्विक ये, पुरातत्व ये। अब तुम्हें पुरातत्व पता है, पुरातत्वविद पता है, तुम्हें पांडुलिपि पता है, तुम्हें अभिलेख पता है, तुम्हें शिलालेख पता है, तुम्हें जेम्स प्रिंसेप पता है, तुम्हें अशोक का पहला अभिलेख पता है। तो जब अशोक आएगा फिर दोबारा वहां पे क्लियर करूंगा, अभी तो मैं सोर्सेस के बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए ये वाली नॉलेज देनी जरूरी थी। समझ में आया, क्लियर हुआ, इन्हें साइड कर लेना और अपने दोबारा से
चीजों को देखते हैं। ठीक है, अब एक बार चार्ट को देख लें। अब आ जाओ चार्ट पर। प्राचीन भारत इतिहास के अध्ययन के सोर्स, पुरातात्विक सोर्स। पुरातात्विक सोर्स में क्या है? अभिलेख। इसका मतलब अगर अभिलेख आप देख रहे हैं तो वो पुरातात्विक सोर्स है, ना कि साहित्यिक सोर्स है। क्योंकि अभिलेख किस पे लिखे होंगे? तो धातु पे, या किस पे लिखे होंगे? पत्थर पे। क्योंकि अगर साहित्य होता तो बुक में लिखा जाता, इसलिए अभिलेख का रखा वहां। आप पूछ लिया पेपर में, इनमें से क्या पुरातात्विक सोर्स है? ऑप्शन में होगा अभिलेख, ऑप्शन में होगा मेघदूत, ऑप्शन में होगा तैत्तिरीय, ऑप्शन में होगा मोहरे। तो क्या है? अभिलेख, सॉरी, पुरातात्विक सोर्स क्या है? अभिलेख और आया कुछ समझ में? ऑप्शन में आया इनमें से कौन कौन से पुरातात्विक सोर्स हैं? अभिलेख, स्मारक और सिक्के और मूर्तियां, या ये सभी? तो ये सभी। अब आ रहा है कुछ समझ में? नहीं आ रहा भाई? तुम्हें इंटरेस्ट भी आ रहा है? मैं ऐसे पढ़ाने में लगा हुआ हूँ, बस क्लियर हो रही है चीजें? ठीक से समझ में आ रही है? तो अभिलेख में अगर आप अभिलेख देखते हैं तो ये भी क्या है? पुरातात्विक सोर्स। अगर आप स्मारक और भवन में बताऊंगा जब आप लोगों को कि ये उस समय का स्मारक है, तो ये भी क्या है? पुरातात्विक सोर्स। जैसे बताऊंगा ये उस समय के सिक्के हैं, तो पुरातात्विक सोर्स। ऐसे ही मूर्तियां, ऐसे ही चित्रकला और ऐसे ही मोहरे, ये सब हमारे किसके सोर्स हैं? पुरातात्विक सोर्स हैं। अब पुरातात्व में बोल रहा हूं तो तुम्हें समझ में आता होगा कि क्या है पुरातत्व, यानी पुराने चीजों के बारे में अध्ययन करना। पुरातत्व जो बता रहा है वो पुरातत्व विद है। ठीक है, साहित्य में हो। साहित्य को हमने दो भागों में बांटा है, एक धार्मिक साहित्य, सॉरी, एक विदेशी साहित्य और एक भारतीय साहित्य। मतलब भारतीयों ने जो लिखा वो भारतीय साहित्य, और विदेशियों ने जो लिखा वो विदेशी साहित्य। ठीक है, और इन साहित्यों से हमें हमारे इतिहास के बारे में पता चलता है। तो पहले विदेशी साहित्य देख लो, फिर भारतीय साहित्य देखेंगे। ये बड़ा है, विदेशी साहित्य छोटा। विदेशी साहित्य में कुछ लेखक थे यूनान और रोम के। पहली क्लास में मैंने बताया था दोनों की दोनों कंट्रीज किसकी हैं? यूरोप कॉन्टिनेंट। और यूरोप के दोनों कहाँ पड़ते हैं? साउथ। रोम भी दिखाया था और यूनान भी दिखाया था, दोनों चीजें दिखाई। तो यूनान और रोम के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज ने भारत के इतिहास के बारे में लिखा था, और मैंने बताया था मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास का पिता कहते हैं, ये पहले क्लास में बताया। तो ऐसी टॉलमी ने लिखा था। ये वो है साहित्यकार जिन्होंने लिख करके बताया भाई भारत के इतिहास। अब आप कैसे लिखोगे? सोचो, अगर मैं ये कहता हूँ कि आपको अपने पिताजी के बारे में लिखना है, तो जानोगे तभी तो लिखोगे, और लिख दोगे पूरा पिताजी के बारे में। अब मैं आपसे बोलूं मेरे बारे में लिखो, क्या लिखोगे तुम? 3-4 दिन की कहानी, या बस मेरा यहाँ की बात है जो मैं आपको 1 घंटे पढ़ाता हूँ या 1.5 घंटे? अगर मेरे बारे में जानना है तो आपको बैठना पड़ेगा मेरे साथ, है ना? बैठना पड़ेगा, और फिर मुझसे पूछना पड़ेगा कि आप जहाँ रहते थे वो क्षेत्र कौन सा था। जैसे मैं क्षेत्र के बारे में बताऊंगा तो आप बताओगे उस क्षेत्र की कोई तो खासियत होगी, तो फिर मैं वो भी बताऊंगा, है ना? फिर आप बोलोगे आप जिस शहर में रहते हो उसकी तो कोई खासियत होगी, मैं बोलूंगा हाँ भाई हस्तिनापुर, जैसे मेरठ में रह रहे हैं तो हस्तिनापुर। तो फिर तुम उसके बारे में जिज्ञासा जानने की कोशिश करोगे, भाई हस्तिनापुर में क्या था? मैं बोलूंगा पांडवों का घर। तो फिर पांडवों के बारे में तुम पूछोगे, तो इसका मतलब तुम धर्म में आ जाओगे, और तुम लिखने वाले हो तो तुम सारी चीजें लिखते रहोगे, और फिर लिख दोगे एक किताब। और उस किताब को अगर कोई भी पढ़ेगा तो मेरे बारे में भी जान जाएगा, वो हस्तिनापुर के बारे में भी जान जाएगा, वो सबके बारे में जानेगा। तो इतिहास में साहित्यिक सोर्स किसके द्वारा मिले हमें? बुक्स से। तो जिन्होंने वो लिखे वो ये। तो आएगा एग्जाम में इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज। तो ये सारी जब पढ़ाऊंगा, जब मैं इनके आगे आता चला जाऊंगा। तो ये हमारे विदेशी लेखक कौन? मेगास्थनीज, टॉलमी, हेरोडोटस, न्याकस और एरिस्टोबुल्स आदि, बहुत सारे मेन। चीनी लेखक खूब आपने सुना होगा, फायान, वेनसांग, इत्सिंग और बहुत सारे। अरबी लेखक खूब सुना होगा, इब्न बतूता, और इस पे गाना भी बना, इब्न बतूता और बगल में जूता, पहने तो करते हैं चुर, है ना? सुना है वो? तो वो गाना अभी जब मैं पढ़ूंगा मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद, ये बात जब मैं मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ाऊंगा तो वहां क्लियर करेंगे इन सारी चीजों को। तो ये है हमारे अरबी लेखक, और वहीं पढ़ाऊंगा अरब के बारे में। अरब के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, यहाँ भी पढ़ाऊंगा। अल सुलेमान, अल मसूदी, इब्न बतूता, ये आदि कहाँ के थे? अरब के। तो इन लेखकों ने भी भारत के बारे में बताया, इसलिए ये है विदेशी साहित्य के सोर्स, इतिहास को जानने के सोर्स। भारतीय साहित्य पे आओ। भारतीय साहित्य में बहुत सारे सोर्स है भाई। एक है धार्मिक साहित्य, अरे यार, एक है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य
जो धर्म से रिलेटेड होगा। एक लौकिक साहित्य में मानव की मूलभूत अवधारणाओं को, मानव की चीजों को दर्शाया जाता है ना। लौकिक साहित्य में मानव की, और धार्मिक साहित्य में धर्म से रिलेटेड उन चीजों को दर्शाया जाता है। और संगम साहित्य है दक्षिण भारत का, यानी कि दक्षिण भारत में जो ग्रंथ लिखे गए, जो किताबें लिखे गई, उन्हें बोला संगम साहित्य। जब मैं दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ाऊंगा तो संगम साहित्य का जिक्र करूंगा, ठीक है। तो संगम साहित्य की जो किताबें थी वो थी तिरुकुरल, शिला पादिकारम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि आदि। ये सब कहाँ के हैं? तमिल के साहित्यकार है, ठीक है। तो तमिल साहित्य की नॉलेज यहाँ से मिलती है। फिर लौकिक साहित्य देखो, लौकिक साहित्य में आता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, आपने सुना होगा ये तो, कि अर्थशास्त्र किसने लिखी है? कौटिल्य ने। तो जैसे जैसे यहाँ आएंगे तो इनके बारे में बताएंगे। ये क्या है? ये साहित्यिक सोर्स है इतिहास को जानने के। अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ोगे कौटिल्य का तो आपको पता चलेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कैसे काम होता था, क्योंकि कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के काल का ही है। समझ में आ रहा है? जैसे अगर आप कल्हड़ की राज तरंगिणी पढ़ोगे तो भी आपको इतिहास के बारे में पता चलेगा। जैसे आप पाणिनि का अष्टाध्यायी, ये तो सीधी सीधी किताबें पूछ लेते हैं कि अष्टाध्यायी किसकी बुक है? पाणिनि की। पूछ लेता है मुद्रा राक्षस किसकी बुक है? विशाख दत्त की। पूछ लेता है अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश, मेघदूत किसकी किताब है? तो कालिदास की। तो इन वाले लेखकों से किसके बारे में पता चला? लौकिक साहित्य से। इनसे भी हमें इतिहास का बारे में पता चला। उसके बाद धार्मिक साहित्य को हमने 3 भागों में बांटा, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में हम क्या देखेंगे? देखो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, यह मैंने इसलिए दिखाया है कि अब अगर आप इस चार्ट को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जानने इन्हें याद नहीं करना, कभी तुम सोचो ना याद कौन करेगा, पागल थोड़ी, याद नहीं करना। आप इन्हें बस देखें कि जब मैं वेद पढ़ाऊंगा ना, जब मैं वेद पढ़ा रहूंगा तो तुम्हें समझ में आएगा अब ये इतिहास को जानने का वो सोर्स है ब्राह्मण वाला। तो भैया ने हमें ये वहां दिखाया था, तो अब ये हमें उसकी डिटेल कर रहे हैं। समझ में आया? तो ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जब मैं बौद्ध धर्म पढ़ाऊंगा तो इनका जिक्र करूंगा, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, यानी इनसे भी हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? इतिहास के बारे में। जब जैन साहित्य पढ़ाऊंगा तो मैं इनको पढ़ाऊंगा, भद्रबाहु चरित्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र आदि। इनसे किसके बारे में पता चलेगा? हमें जैन के बारे में पता चलेगा। जैन साहित्य से पता चलेगा कि उस समय की कैसी घटनाएं थी, उससे पहले की क्या घटनाएं थी। समझ में आ रहा है? ये इतिहास को जानने के सोर्स है हमारे। तो तुम्हें समझ में भी आ रहा है? या तुम ऐसे गुमसुम से बैठे पड़े हो? आ रहा है समझ में? ठीक है। तो जैन साहित्य ये और ये। अब ब्राह्मण साहित्य में, ब्राह्मण साहित्य में हम पढ़ते हैं वेद में पढ़ते हैं चारों वेद, है ना। इन चारों वेद के मिक्सचर को ही बोला जाता है संहिता। क्या बोला जाता है? संहिता। तो वेद में आप पढ़ेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये सीरीज में ही लगा रखे हैं, और कई बार तो पेपर में यही क्वेश्चन पूछ रखा है कि सभी वेदों को एक सीरीज में लगाओ। तीसरे नंबर का वेद कौन सा है, दूसरे नंबर का वेद कौन सा है? तो ये। तो वेदों से भी हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? अपने इतिहास के बारे में। फिर आता है ब्राह्मण ग्रंथ। अब बहुत ध्यान समझना, ये जो वेद है ना, ऋग्वेद, इस ऋग्वेद का उल्लेख जो किया गया है वो किया गया है ब्राह्मण ग्रंथों में, यानी ये इनके उल्लेख की चीजें हैं यहाँ ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऐत्रेय ब्राह्मण है, कौशिकी है, गोपद आदि सारे के सारे एक एक करके पढ़ेंगे जब हम यहाँ पर आएंगे। तो फिर है आरण्य। आरण्य मतलब होता है जंगल। जो चीज जंगल में लिखी गई उन्हें बोला आरण्य। जैसे तैत्तरीय, मैत्रेयी, इस तरीके से। ऐसे आएंगे आपके उपनिषद, ऐसे आएंगे वेदांत, इनके बारे में हम बात करें। उपवेद। जैसे जैसे जोन सा काल आएगा वहां पे मैं इनका जिक्र करता चलूंगा, और जब मैं इनका जिक्र करूंगा तो मैं बोलूंगा कि भाई ये इतिहास को जानने का साहित्यिक सोर्स है, तो आप समझ जाओगे अच्छा भाई ये तो पहली क्लास की बात है। तो ये जो बेस बनाया जा रहा है इसलिए कि आपको आएगा समझ में, बहुत अच्छे से आ जाए। जैसे षड दर्शन आपने खूब पढ़ा था। योग किसने फेमस किया? बाबा रामदेव। किसके? पतंजलि, है ना। तो जब इनकी बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये दर्शन में आता है भाई, और ये कौन सा सोर्स है? हमारा साहित्यिक सोर्स है। वो पेपर में आ गया कि इनमें से कौन सा, देखो ध्यान से, पेपर में आया भद्र बाहु चरित्र, है ना। एक आ गया मिलिंद पनो, और एक आ गया आपका ये मान लो सांख्य दर्शन। इनमें से कौन सा ब्राह्मण साहित्य है? तो आ गया योग, ब्राह्मण साहित्य, क्योंकि ये दोनों क्या है? एक बौद्ध और एक जैन साहित्य। ये है ब्राह्मण साहित्य। और इससे किसका पता चल रहा है? इतिहास का पता चल रहा है। ठीक है। आगे देखो महाकाव्य। तो रामायण और महाभारत ये दोनों महाकाव्य तो सुना ही है आप लोगों ने। तो ये कौन से इतिहास को जानने के सोर्स है? ये
और यहीं पर रामायण और महाभारत, जो रामायण और महाभारत किस में थी, मतलब कि महाभारत में आपने देखा था अर्जुन, देखा था ना, और अर्जुन के ही वंश के थे कौन, राजा परीक्षित। उन राजा परीक्षित का जिक्र कहाँ हुआ है उसको भी हम देखेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो रामायण महाभारत पुराणों में आपको देखते हैं, शिव महापुराण अभी कथा भी चल रही थी और कल वहां भगदड़ मच गई, देखा था ना, गई भी है, आ गए, ठीक है। तो विष्णु पुराण, भगवत पुराण, शिव भागवत पुराण, शिव पुराण, ये सारे क्या है, पुराण। तो पुराणों का अध्ययन भी किसका अध्ययन है, किसके अंदर आता है, ब्राह्मण साहित्य के अंदर आता है। और स्मृति, स्मृति यानी जो स्मृति पर आधारित है, तो मनु स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ये सारी चीजें क्या है, इतिहास को जानने के सोर्स है, ये पूरा चार्ट। तो इतिहास को जानने के दो सोर्स, एक पुरातात्विक और एक साहित्यिक। साहित्य के अंदर दो भाग बांटे, एक विदेशी और एक भारतीय। भारतीय को तीन भागों में तोड़ा, धार्मिक, लौकिक और संगम। धार्मिक के अंदर तीन भाग आ गए, कौन कौन से, ब्राह्मण, बौद्ध और जैन। ब्राह्मण के अंदर ये सारे, याद नहीं करना, समझना है, चीजों को देख लेना कि अगर कभी जिक्र हुआ इन चीजों का, पेपर में कोई अगर कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन आया तो आप पढ़कर इसे समझ जाए, यार यहाँ की बात चल रही है। जब मैं अभिधम पटक पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, या मैं कल्प सूत्र पढ़ा रहा हूँ, या मैं और कुछ पढ़ा रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा ये तो क्या चल रहा है भाई, हमारा बौद्ध साहित्य के बारे में चल रहा है। तो मैं बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर हो रही है बातें, ठीक, समझ में आया है ना। तो ये थी हमारी हिस्ट्री की सेकंड क्लास। एक बार देख ले इसमें हमने क्या क्या देखा। ये तो पहले ही बताया था मैंने, पांडुलिपि। अब देखो पांडुलिपि बोल रहा हूँ तो आ रहा है समझ में, पुरातात्विक सोर्स बोल रहा हूँ तो नाम भी पता चल रहा है और ये भी पता चल रहा है। फिर पांडुलिपि के बारे में बता दिया, लिपि भी समझा दिया और दिखा भी दिया, ये पूरा चार्ट समझा दिया। हिस्टोरियोग्राफी, पुरातात्विक सोर्स, पुरातात्विक सोर्स लिखा है तो देख के समझ में आ रहा है ये सिक्के हैं पुरातात्विक है, तो हमें पुरातत्व का मतलब पता है, ठीक है, और पुरातत्व विद भी पता है हम लोगों को। साहित्यिक हमें पता है, इसमें किताबों का ज्ञान से पता चलेगा। तो साहित्यिक सोर्स यहाँ पे दयाराम साहनी, उनके बारे में बताया था मैंने पुरातत्व में और आर्कियोलॉजिस्ट में। शिलालेख बताया, अभिलेख बताया। उसके बाद जेम्स प्रिंसेप के बारे में एक मैंने पॉइंट बता दिया, ये तो अभी आगे आएगा तो बात करेंगे। तो यह हमारा क्या होता है, ये पूरा क्लियर हो, ठीक है भाई। तो फर्स्ट क्लास आपने पिछली बार कराई थी इंट्रोडक्शन और सेकंड। अब जो हम आगे बढ़ेंगे तो आगे इसके आगे जो क्लास है तब आपको बताएंगे हम आदि ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल के बारे में। जो थर्ड क्लास होगी उसमें हम स्ट्रीम ऑफ आय की डिटेलिंग करेंगे, लेकिन सब चीज जानते हुए करेंगे। तो कहाँ से किस चीज के साक्ष्य मिले, खूब क्वेश्चन आता है कि लोथल बंदरगाह कहाँ है, अन्नागार कहाँ है, स्नानागार कहाँ है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में किसको शामिल किया गया है। मैं ये भी बता दूंगा यूनेस्को किस में आता है। जब यूएनओ पढ़ाऊंगा आप लोगों को, यूएनओ पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे ढंग से यूएनओ को पढ़ेंगे। बहुत बार मैंने बोल दिया लेकिन समय नहीं मिल पा रहा आपको पढ़ाने का, तो जैसे ही समय लगेगा या अगले हफ्ते यूएनओ को मैं पढ़ा ही दूंगा आप लोग, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है। अभी करंट क्लास चलेगी, उसे देखना।